नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं पीडीएफ वाला गुरु। और आज अपन चर्चा करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनके अंदर जो तीसरा पेपर जो है, मैं बात करूं उस पेपर के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक अगर आपने शायद कुछ नहीं पढ़ा तो शायद ये वाली क्लास आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। तो आइएगा, अपन आज पढ़ेंगे बीएड का जो थर्ड पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर। और थर्ड पेपर जो लगता है समावेशी विद्यालय की परिकल्पना, वो जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आप सबके लिए बीच में लेकर के आया हूँ। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सीरीज को शायद पढ़ते हुए समय आपको कोई बातें समझ में नहीं आई होंगी, कोशिश करूँगा उस बातों को आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाने का। देखिएगा, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा होगा कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर यह पूछा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। मैं सरल शब्दों में बात करूँ, समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखो, समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य बच्चे भी आते हैं, दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, और सीखने में धीमी गति वाले बच्चे जो होते हैं, और सामाजिक या आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं, और सभी को एक साथ बिठा करके, एक कक्षा में बिठा करके, एक स्कूल में बिठा करके, और उसकी ज़रूरत के अनुसार उसके पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंजमेंट किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। वो जो सब चीज़ें आती हैं, वो सब की सब बातें किस में आती है, समावेशी शिक्षा में आती है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि हर एक बच्चे के लिए किसी भी कमी या कोई ना कोई भिन्नता उसमें हो, या कोई ना कोई विशेष आवश्यकता वाला कोई बच्चा हो, है ना, उसके बावजूद भी उस बच्चे को उस विद्यालय के अंदर एक सामान्य स्तर पर समान रूप से जो शिक्षा दी जाती है, वही क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। अपने को इतना सा ध्यान में रखना है। मैं उदाहरण के रूप में दो चार बात आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कि कई बच्चे होते हैं जिसको सुनने में कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब उसको कोई विशेष उपकरण दे देंगे तो वो उस बात से सीखेगा, और एक सामान्य बच्चों के बीच में बैठ करके अपने आप को एक अकेलापन महसूस नहीं करेगा। कई बच्चों को क्या होता है कि पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनको एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए, तो समझाने का तरीका, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब का जो एक तरीके से मैं बात करूं कि इन सब को जहां एक ही विद्यालय के अंदर सभी को समान मानते हुए शिक्षा दी जाती है, वो सब की सब शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो अपने को इतना सा समझना था, यही बात सीरीज वाले ने बताने को अपने को प्रयास किया है। प्रश्न देखो हमारे सामने, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करना था, तो इसके आधार पर भी लिख सकते हो और मैंने जो बताया उसके आधार पर भी लिख सकते हो। एक बात और सरल शब्दों में इस प्रश्न का छोटे से उत्तर में आपको बताना चाहूंगा। कह सकते हो कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें हर बच्चा अपनी विशेषताओं के साथ एक सामान्य विद्यालय में सम्मानपूर्वक शिक्षा प्राप्त करता है, वह एक समावेशी विद्यालय होता है। ये ध्यान रखना। देखो, सीरीज वाले ने अपने को क्या समझाया है कि समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले हो, एक ही कक्षा में समान अवसरों के साथ पढ़ाया जाता है। कि यह शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और भाषाई दृष्टि से वंचित वर्गों के बच्चों को भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के बच्चे, आर्थिक, सामाजिक और भाषाई दृष्टि से, इन बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के भेदभाव को क्या कर देना है, समाप्त कर देना, भेदभाव को समाप्त कर देना और विविधताओं को स्वीकार करना है। यह बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन को लचीला बनाती है। संविधान का आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी, राइट टू एजुकेशन 2009, और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2000 जो 16 है, इस अवधारणा को कानूनी अधिकार क्या करता है, प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा केवल अकादमिक उपलब्धि पर नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, सामाजिक सहयोग और आत्मनिर्भरता विकसित करने पर क्या देती है, बल देती है। यह व्यवस्था समाज को अधिक समय, सम्मान और न्यायपूर्ण बनाने की क्या करती है, परिकल्पना है जो करती है। अब अपने को इस प्रश्न को समझने में आसानी होगी। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आराम से अपनी भाषा में बहुत सारे लिख सकते हो बातों को। तो मुझे आशा है कि आपको ये पहला प्रश्न है जो समझ में आया होगा सीरीज का। अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में यह है कि शिक्षा में समावेश और एकीकरण में क्या अंतर है।
देखो एकीकरण क्या होता है और समावेश क्या होता है। समावेश के बारे में मैंने आपको अभी बताया था और एकीकरण के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। पहले देखो एकीकरण क्या होता है कि दिव्यांग बच्चा एक सामान्य कक्षा में तो है, लेकिन में पढ़ाई उसी गति से उसको करनी पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर विकार है, फिर भी पढ़ाई उसके अंदर रहते हुए वो सभी बच्चों के बीच में रह करके पढ़ रहा है। ये मतलब क्या है, एकीकरण है। और समावेशी शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब होता है वह बच्चा, एक तरीके से समावेशी शिक्षा के अंदर कौन सा बच्चा आता है कि वह बच्चा जो सामान्य कक्षा में है और शिक्षक उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाने का एक तरीका अपनाते हैं या अपना तरीका बदल देता है। ये सब दोनों चीज़ें मिलकर के क्या हो जाती है, शिक्षा में एक तरीके से अंतर प्रस्तुत करती है। एक तो वो शिक्षक जो होता है पढ़ाने वाला, वो एक बच्चे को ध्यान में नहीं रख के पढ़ा रहा है, वो तो एकीकरण हो गया। और एक जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, उसको ध्यान में रख के अपना तरीका बदल करके शिक्षक पढ़ा रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या है, समावेशी शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है। मैं आपको मेरी एक भाषा में एक लाइन में उत्तर देना चाहूँ तो एक लाइन में उत्तर ये हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का जो उत्तर अगर आप करोगे तो समावेशी शिक्षा का उत्तर सीधा सीधा एक लाइन में हो जाएगा, बच्चा व्यवस्था में फिट हो, है ना। कैसा होना चाहिए, बच्चा व्यवस्था में फिट होना चाहिए। और समावेशी व्यवस्था क्या होती है, उसमें आप कह सकते हो कि व्यवस्था बच्चे के अनुसार फिट हो, यानी व्यवस्था बच्चे के अनुसार फिट हो, वो तो समावेशी होता है। एकीकरण में होता है बच्चा व्यवस्था के अनुसार फिट हो। बस इस बात में ही पूरा का पूरा क्या है, निर्णय है जो शामिल हो जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंतर बता देता हूँ इस बात में कि विशेष एकीकरण की बात करूंगा सबसे पहले, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में समायोजित करना, ठीक है। और समावेश जो होता है वो सभी बच्चों के सामान्य विद्यालय में स्वाभाविक रूप से उसको क्या करना, शामिल करना। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें सम्मिलित होती हैं। तो अपने को ये चीज़ें क्या हैं, ध्यान में रखनी है। बस कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। शायद आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आ गया। अब मैं आपकी सीरीज में क्या लिखा वो पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखो शिक्षा में एकीकरण, इंटीग्रेशन और समावेशन अक्सर समानार्थी शब्द समझे जाते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, मूलभूत अंतर है। एकीकरण का अर्थ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाए, किंतु उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाए। ऐसे में बच्चों को विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार ढलना पड़ता है। दूसरी ओर समावेश का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा प्रणाली स्वयं बच्चों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार लचीले बने, यानी उसमें लचीलापन होना चाहिए और उसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन, विद्यालय की संरचना को उस प्रकार संशोधित किया जाता है कि हर बच्चा समान रूप से सीख सके। समावेश इस विचारों पर आधारित है कि हर बच्चा समाज का अभिन्न अंग है और शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए कहा जा सकता है कि एकीकरण मात्र बच्चों को शामिल करना होता है, जबकि समावेश उसकी वास्तविक सहभागिता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। शायद आशा करता हूँ कि ये पूरी का पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और पेपर में अगर ये 4 नंबर का आता है तो अपने हिसाब से बहुत सारी बातें लिख सकते हो आप, लेकिन छोटा प्रश्न आता है यूनिट नंबर 1 में आता है तो आराम से इस बात को आप सीधे सीधे शब्दों में लिख सकते हो कि एकीकरण जिसमें बच्चा व्यवस्था में फिट हो जाए, समावेश व्यवस्था के अनुसार बच्चे को क्या किया जाए, फिट कर रखा जाए, वो जो बातें होती है उसमें बताया गया। बस आशा करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने दूसरा प्रश्न दे रखा है, देखो कि समावेशी शिक्षा में संवैधानिक प्रावधानों का महत्व बताइए, ये पूछा अगले ने। अब देखो इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा आपको, बहुत सरल शब्दों में आपको याद हो जाएगा कि संवैधानिक प्रावधान समावेशी शिक्षा की नींव है। एक बात तो आपको ये, और ये बात सुनिश्चित भी होती है, कैसे होती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से बाहर ना रहे और सभी को समान अवसर मिले। ये संवैधानिक प्रावधान है। अपने को एक शब्द में पूछे या पहली यूनिट का 1 नंबर वाला जो 2 नंबर वाला जो प्रश्न आता है, उनको अगर एक लाइन में लिखना हो तो अपन ऐसे लिखेंगे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से बाहर न रहे और सभी को समान अवसर शिक्षा प्राप्त करने को मिले। यही हमारा संवैधानिक अधिकार है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करूं इसको थोड़ा सा और प्रावधानों के रूप में, क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के अंदर संविधान जो है उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें दिव्यांग, गरीब, कमजोर वर्ग के बालक हैं वो बालक उसमें शामिल होते हैं। दूसरा, उन बच्चों के साथ किसी प्रकार का क्या किया नहीं किया जाना चाहिए, भेदभाव। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो सभी को शिक्षा का, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, सभी को क्या मिलना चाहिए, शिक्षा का समान अधिकार, शिक्षा का समान अधिकार।
एक मिनट, सभी लिख के देता हूँ। पहला पॉइंट तो आप बना सकते हो, एक मिनट में चाहूँगा, थोड़ा सा पेन सेट कर लेते हैं फिर अपन बात करेंगे। पहला तो आप लिख सकते हो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। एक मिनट, पेन सेट करने की आदत अपने साथ विकसित हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ विकसित हो जाएंगी। हाँ, दूसरा जो मैं आपको बताऊं, देखो अभी बात करते हैं 2 नंबर की। एक मिनट रुको आप, थोड़ी सी बातचीत कर ही लेते हैं अपन। दो नंबर है उसकी बात करता हूँ। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर आप लिख सकते हो भेदभाव को रोका जाए, भेदभाव को रोका जाए। 1 नंबर पॉइंट ये बना सकते हो। तीसरा आप अगर पॉइंट बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि कमजोर बच्चे जो होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, कमजोर बच्चे जो होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरी बात है समान अवसर, सॉरी चौथी बात हो जाएगी समान अवसर की भावना होनी चाहिए। और ये बात ये सब की सब कौन तय करे, राज्य स्वयं तय करे। अगर ये सब चीज़ें ना तो वो एक क्या है प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान ऐसे होंगे तो मुझे लगता है कि समावेशी शिक्षा का बहुत ज़्यादा क्या है महत्व मिलेगा। यही बात इस चैप्टर के अंदर, इस प्रश्न के अंदर समझाई गई है अपने को। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पे भारतीय, इनको मैं सीरीज में क्या लिखा है वो बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कई प्रावधान मौजूद हैं। आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह बताता है कि किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 21 जो है वो कहता है, 21A की बात कर रहा हूं मैं, वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, यह राज्य का कर्तव्य है। और आर्टिकल 41 है वो हमें यह कहता है कि शिक्षा और रोजगार में कमजोर वर्गों की सहायता करनी चाहिए। आर्टिकल 46 है वो कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग को शैक्षणिक हितों की रक्षा पर बल देना चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 वो कहता है कि संवैधानिक प्रावधानों के मजबूत करता है, इन सब बातों को मजबूत करता है दिव्यांग बालकों के लिए और सबसे के लिए। तो आप कह सकते हो कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण समावेशी शिक्षा की कानूनी अधिकार और अधिकार प्राप्त है, जिससे कि केवल नीतिगत लक्ष्य न रहकर बच्चों की मौलिकता को भी अधिकार स्पष्ट करता है। बस अपने को इतनी सी बात क्या है समझनी है ना। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि पूरा प्रश्न है जो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो अगले प्रश्न की तरफ मैं ले जा करके चलता हूँ आपको, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको शायद दिख ही रहा होगा। बहुत सरल शब्द में बताने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को समावेशी शिक्षा का स्थान क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में समावेशी शिक्षा का क्या स्थान है। मुझे तो इन प्रश्न का एक उत्तर दिख रहा है। आप जानते हो कि एनईपी 2005 आपकी सॉरी एनईपी 2005 नहीं, एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है, वो कहती है कि हर बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना और किसी को भी पीछे न छोड़ना, ये कहती है हमारी एनईपी। अब यहाँ पे इसने अलग अलग एनईपीओं का जिक्र किया है, जिसमें शुरुआत की जो हमारी पहली एनईपी आई थी 1986 के अंदर, उस एनईपी का इस प्रश्न के अंदर जिक्र किया है ना। और इस प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी गई हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो शिक्षा को महत्व किस प्रकार देती है। तो इसमें एक बात तो आप लिख सकते हो कि सर
अपन एक पॉइंट तो ये बना सकते हैं कि सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा था ना, वही बातें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। वही बातें इसमें क्या हो जाएंगी, सम्मिलित हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि समान शिक्षा का अवसर देना चाहिए, एक बात तो यह शामिल हो जाएगी। एक भेदभाव, भेदभाव को कम करना, ये भी इसमें क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा, कमजोर जो वर्ग के बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एक जो गुणवत्तापूर्वक आप शिक्षा दे रहे हो, गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, उसको न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किया जाना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ये बातें कौन कहती है, हमारी एनईपी 2020 कहती है। ये अपने को ध्यान रखना, एनईपी 2020 कहती है बातें। अब इस प्रश्न के अंदर दिया क्या गया, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखो, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ समय समय पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती रही हैं, बात सही है। और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 1986 और 1992 के संशोधन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दिलाने पर बल दिया है। इसके अंतर्गत जो बातें आती हैं, यानी आईईडीसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2006 के राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति ने इस विचार को और मजबूत कर दिया। हाल ही में जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें शिक्षा को समावेशी और सम्मान बनाने के विशेष पर ध्यान दिया जाता है। कहा गया है कि सभी स्तरों पर दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ वातावरण, सहायक तकनीकी, विशेष शिक्षक और पाठ्यक्रम में लचीलापन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। नीति सामाजिक और न्याय समानता की शिक्षा का आधार मानती है। इस प्रकार शिक्षा नीतियों में धीरे धीरे केवल उपलब्ध कराने से आगे से बढ़ाकर और सबके लिए सुलभ और सम्मान बनने पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। अपने लिए यही खास बात हो जाती है। बस इतना सा अगर अपने को समझ में आ गया तो ये प्रश्न मुझे आशा है कि आप आराम से करके जो पेपर में आ सकते हो। बाकी तो देखो, प्रश्न का स्तर है ना, वो अपने हिसाब से करोगे तो अच्छा ही रहेगा। अगला प्रश्न की तरफ मैं चल के ले जाता हूँ आपको। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि समावेशी शिक्षा में सरकारी योजनाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। सरकारी योजना की क्या भूमिका होती है। अब ये बात मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, चाहे मैं कैसे समझाऊं आपको, मुझसे पहले आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। क्या बता सकते हो आप? देखो, एक बात तो मैं आपको बताऊं क्या, कि समावेशी जो शिक्षा होती है ना, वो सरकारी योजनाओं में एक सरकारी योजना समावेशी शिक्षा की रीढ़ कह सकते हैं आप एक भाषा में। यानी समावेशी शिक्षा, मैं बात बताऊं आपको कि समावेशी जो शिक्षा होती है वो अपन ये कह सकते हैं कि जो सरकारी योजना होती हैं वो समावेशी शिक्षा की क्या हो सकती हैं, रीढ़ हो सकती हैं। और सभी बच्चों को समान और गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना संभव नहीं है। इसके लिए समय समय पर क्या चलाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं। और बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे मैं बात करूंगा आपके सामने, एक तो आपके सामने अभियान आया था समग्र शिक्षा अभियान, है ना। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, है ना, ये आया था। ये जो था समग्र शिक्षा अभियान, और एक आया था सर्व शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा जो अभियान था और शमसा जो था, है ना, और एक आपका जो SSA है समग्र शिक्षा अभियान, वो क्या था। समग्र शिक्षा अभियान का मतलब है विशेष शिक्षक बच्चों के लिए आवश्यक हो, छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाए, परिवहन की सुविधा उनके लिए जाए। और सर्व शिक्षा अभियान क्या है, वो है 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए विद्यालय से जोड़ा जाए, है ना, और उसकी मजबूत को नींव रखा जाए। एक आपकी RT 2009 है, वो कहती है कि स्कूल उसमें किसी प्रकार बच्चों के साथ क्या नहीं किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये बातें बताती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आज शायद आप, मुझे लगता है कि अपने आधार पे भी प्रश्न लिखोगे तो आशा करता हूँ कि आप आराम से इस प्रश्न का जो उत्तर है दे पाओगे। चलो मैं आपको बाँच के सुनाता हूँ, इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि आपकी सीरीज में क्या दे रखा था। मेरी भाषा मैंने आपको सरल तरीके से बता ही दिया।
और आप जानते हो कि पिछला पेपर आपने देखा ही होगा कि जो जो मैंने प्रश्न बताए थे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पेपर मिला के देख लेना, पिछले पेपर में से आपकी 10 प्रश्न जो है हूबहू छपे थे। अगर यहाँ से मटेरियल पढ़ के जाते हो ना आप आधे घंटे 40 मिनट का, तो मान के चलो आपको 3 घंटे का लिखने का जो मटेरियल है ना इतना शानदार मिल जाता है कि आप अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हो, अगर पूरी क्लास को ढंग से देख करके जाते हो। बाकी कोई फालतू वालतू की चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती है जब आप इन चीज़ों को ढंग से पढ़ के चले जाते हो। देखिएगा, कोशिश करेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी आपको इस प्रकार की पीडीएफ में मैं आपको बहुत सारे कंपटीशन से संबंधित और ऑथेंटिक गाइड जो रहेंगी अपनी, राजस्थान के जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये तमाम जो पुस्तकें रहती हैं उन पुस्तकों का सार मैं आपके बीच में लेकर के आने वाला हूँ, इसी प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑथेंटिक गाइड आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस चैनल पर अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लें भाई इसको। हाँ, अब आइए, प्रश्न क्या दे रखा है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है। 1974 में शुरू की गई थी आईईडीसी, अभी हम पढ़ गए थे, दिव्यांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया गया था। दूसरा, 2002 में सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क बनाया गया था। इसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को विशेष सहायता, उपकरण और शिक्षकों का सहयोग करना मिला। 2009 की आरटी जो है मौलिक अधिकार बना दिया। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियान 2018 ने पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को समावेशी बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना ने केवल विद्यालय की संख्या नहीं बढ़ाई बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को भी बेहतर बनाया। इन प्रयासों ने विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ बनाया और दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारे में लाने का मार्ग जो प्रशस्त किया। ये सब बातें हमें कौन बताता है? आपकी समावेशी शिक्षा में सरकारी योजनाओं की भूमिका को बताता है। तो आप आराम से लिख सकते हो, बहुत सारी बातें, घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ नहीं पढ़ा है तो आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और देख सकते हो। स्क्रीन पे है कि समावेशी शिक्षा से जुड़े उभरते मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। देखो, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं मुझसे पूछा जाए तो। मैं अगर इनको एक शब्दों में बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि मैं जो बातें बताऊंगा वो एनईपी 2020 के आसपास के आंकड़ों के आधार पे बताऊंगा, जो मुझे आते हैं उस आधार पे। तो आप भी उनके आधार पर पर्याप्त आंकड़े हैं जो लिख सकते हो। पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला बता सकता हूँ आपको, एक तो आप लिख सकते हो कि शिक्षकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण। मुद्दा क्या है? क्योंकि समावेशी शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, उनके मुद्दे क्या है? एक तो क्या है, जो शिक्षक जो होते हैं, यानी शिक्षकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, यानी उनको प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है। दूसरा मुद्दा क्या हो सकता है? संसाधनों की भारत के अंदर बहुत कमी है, सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को अपन समावेशी शिक्षा का दे सकते हैं अच्छे से? एक जो बुनियादी ढांचे की जो समस्या हमारे सामने बड़ी है, बुनियादी लिख सकते हो, मेरी बात में आ गया दिमाग में से शब्द ये। बुनियादी ढांचे कौन कौन से होते हैं? जिसमें स्कूलों में दिव्यांगों के लिए रैंप तैयार करना, दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना, लिफ्ट जैसी सुविधाएं करना। तो ये हमारे विद्यालयों में जब उपस्थित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि समावेशी शिक्षा वहाँ पे देने के पूरा है। समावेशी विद्यालय उस विद्यालय को कहते हैं जहाँ सभी बच्चों के लिए समान रूप से सभी चीज़ें उपलब्ध हो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिव्यांग बच्चा आ रहा है उसको भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समावेशी विद्यालय नहीं है जहाँ पे एक दिव्यांग बालक अगर वो एक ई रिक्शा चालक ई रिक्शा पे आ रहा है तो उनको उस विद्यालय तक पहुँचने का माध्यम होना चाहिए। तो पूरा की पूरी रैंप सिस्टम होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा सुनने में कठिनाई पैदा कर रहा है तो उनको सुनने संबंधी उपकरण भी वहाँ पे उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक हो सकता है कि कक्षा का आकार जो अधिक होना चाहिए। अब जगह की कमी वैसे भी है, तो आकार कहाँ, मतलब कैसे हो सकता है? तो मैं मोटा मोटी बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, डिजिटल डिवाइस जो वो उसमें शामिल होनी चाहिए। नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण है, जो कुछ अभिभावक क्या करते हैं कि कमज़ोर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको अपना बोझ समझते हैं, उनको कमज़ोर समझते हैं। तो जिस वजह से एक नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो भी आ जाता है। तो बहुत सारे कारण जो आप है लिख सकते हो। मुझे लगता है कि ये बातें सब आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊं सीधे सीधे सरल शब्दों में इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वो मैं बाँच के सुना देता हूँ आपको। देखो, समावेशी शिक्षा से जुड़े उभरते मुद्दे क्या है? समावेशी शिक्षा लक्ष्य सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। ये तो बात मैंने आपको पहले बात ही बता दिया।
इनके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां और उभरते मुद्दे सामने हैं। सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी आ रही है। सबसे बड़ी समस्या किसकी कमी आ रही है? संसाधनों की कमी आ रही है। जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, सहायक उपकरण और आईसीटी आधारित शिक्षण सामग्री नहीं मिल पा रही है। दूसरी समस्या है कि विद्यालय का भवन संरचना और दिव्यांगों के अनुकूल नहीं होना। मैंने आपको अभी बताया था कि एनईपी ये कहते हैं कि उसमें रैंप बना होना चाहिए। अगर दिव्यांग बालक चाह रहा है तो उनके लिए वो अपना जो ई चालक जो भी लेकर जा रहा है, उनको विद्यालय के कक्षा तक पहुंचने के लिए समस्या आ रही है, तो वो विद्यालय समावेशी विद्यालय के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। समावेशी विद्यालय वो होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कि जिसके अंदर सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाए। अब तीसरी चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है कि समाज और परिवार की जागरूकता का अभाव है। एक तो क्योंकि समाज और परिवार में जागरूकता नहीं है, क्यों वो दिव्यांग बच्चों को कमजोर समझते हैं, बोझ समझते हैं, इसलिए वो विद्यालय में उनको भेजते ही नहीं है ना। इसलिए एक तरीके से उनको जागरूक करना जरूरी है। उनके लिए बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की जाए, उनके लिए अलग से विद्यालय के अंदर व्यवस्था की जाए, तब जाकर के इस बात को कह सकते हैं कि ये विद्यालय समावेशी शिक्षा के अंदर शामिल है, वरना ये हमारे लिए एक मुद्दा ही है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा से बाहर रखा जाए, है ना। क्योंकि वो जो विद्यालय के अंदर जो समाज और परिवार के जो लोग हैं, जिनके अंदर जागरूकता नहीं है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा से बाहर रख देते हैं। चौथा हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि डिजिटल डिवाइस है ना। ओ क्योंकि हमने आधुनिक शिक्षा में आईसीटी को महत्व देना शुरू कर दिया है, और ऐसे विद्यालय हमारे आज भी राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो वर्तमान में ऐसे दौर में कि डिजिटल छोड़ो, वहाँ पे पुराने वाली तकनीक से भी पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। इतनी जर्जर हालात के अंदर तो अपन कह सकते हैं कि कैसे हम उस विद्यालयों के अंदर समावेशी शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और भी बात करूं कि गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इससे क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, क्योंकि आईसीटी जो है ना, आपके जो आधुनिक शिक्षा के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं प्रदान की जा रही है विद्यालयों के अंदर। इसके अलावा शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर के इन चुनौतियों से क्या है, निजारा मिल सकता है, वरना हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अब इनका समाधान तब हो सकता है जब सरकार, समाज, विद्यालय, है ना, एनजीओएस मिलकर के क्या करें। एनजीओ जो हमारे जो चलाते हैं, जो अपन बात करें कि जो भामाशाओं के द्वारा या कोई एनजीओ चलता है, उनके द्वारा अगर प्रयास किया जाए बड़े स्तर पे, या सरकार प्रयास करे, या अपना सभी समाज मिलकर के इसके लिए प्रयास करे, पूरा विद्यालय परिवार मिलकर के इनके प्रयास करें, तो हो सकता है कि इन उभरते मुद्दों से छुटकारा मिल सकता है। वरना ये हमारे लिए मुद्दे बने रहेंगे और हम समावेशी शिक्षा की बात केवल मंचों से ही करते रहेंगे, बाकी विद्यालय स्तर पर इनको है जो नहीं बना सकते, इनको नहीं लागू कर सकते। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि पूरी बातें इससे आप 1.5-2 पन्नों में आराम से लिख सकते हो। इस बात में यही समझाया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण का महत्व को बताना है। बहुत सरल प्रश्न है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं सरल भाषा में, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक हर प्रकार के बच्चों को ज़रूरतों को समझे और उसी के अनुसार उसको पढ़ा सके। इसलिए समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को क्या देना जरूरी है, प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रशिक्षण को महत्व दिया जाए, उचित शिक्षण विधियाँ उसको अपनाना चाहिए, और भेदभाव कम कर देना चाहिए, कक्षा प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे, न जाने मैं आपको कितने मुद्दे गिना सकता हूँ, पर आपकी जो सीरीज़ है उसमें बहुत कम बातें दे रखी हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा कि समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विविध जरूरतों की समझकर उसके अनुकरण शिक्षण कर सके। इसके शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षकों को ब्रेन लिपि, सांकेतिक भाषा, आईसीटी आधारित शिक्षण उपकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श तकनीकी सिखाई जानी चाहिए। अगर शिक्षकों को इन बातों का नॉलेज ही नहीं है तो शिक्षक जो है वो कभी भी समावेशी शिक्षा के अंदर अपना है जो कार्यक्रम नहीं दिखा सकते, और वो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, उसमें अच्छा अधिगम नहीं करा पाएंगे। किस प्रकार कक्षा में सहपाठियों के बीच सहयोग और सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए, ये शिक्षक ही बताएंगे। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद जो आपकी एनसीटी है, जो तय करती है शिक्षकों के मानकों के नियमों को, वो जो है वो भी ये तय करें, और विश्वविद्यालय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए जिसके तहत शिक्षकों में क्या है, शायद जागरूकता है, और वो इन चीज़ों को समझें और आगे जाकर के इनको इम्प्लीमेंट कर सकें।
हाल ही में एनईपी 2020 है, वो क्या कहती है? देखो, हाल ही में एनईपी 2020 है, वो शिक्षण प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा के प्रमुख घटकों बनाने की सिफारिश की है। यदि शिक्षक संवेदनशील है, प्रशिक्षित होंगे, तो दिव्यांग और सामान्य बच्चों दोनों ही समान रूप से क्या हो सकते हैं, इस बात से लुभावित हो सकते हैं, इससे उनको लाभ मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण की समावेशी शिक्षा की क्या मानी गई है? रीढ़ मानी गई है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सरल शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगला प्रश्न भी आपको सरल शब्दों में समझा सकूं। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पीडीएफ लेकर के आपके बीच में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता रहूँगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा को व्यवहार में सफल बनाने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं। देखो कितना प्यारा सा प्रश्न दिया है। इनका सिद्ध और सरल भाषा में मैं एक शब्द में जवाब देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक, विद्यालय, परिवार और सरकार सभी मिलकर के क्या करें, काम करें, और व्यवहार में जो अपनाए गए जो छोटे छोटे कदम जो हैं उनके हमेशा क्या रहे, प्रभावशाली रहें। जैसे शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए, विद्यालय की आवश्यकताएं सुविधा अनुसार होनी चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन भी ऐसा होना चाहिए। लचीलापन नहीं होगा ना, मूल्यांकन में कठोरता रहेगी, तो मुझे लगता है कि समावेशी शिक्षा की परिकल्पना करना भी गलत बात हो सकती है। चलो, मैं आपको मेरी भाषा में तो बता ही दिया, अब मैं आपको इस सीरीज वाले के अंदर क्या दे रखा है मैं उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, प्रश्न आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा को व्यवहार में सफल बनाने के लिए क्या उपाय आवश्यक है। इसके लिए देखो कि समावेशी शिक्षा को व्यवहार में सफल बनाने के लिए बहुआयामी उपाय आवश्यक है। कौन कौन से? सबसे पहले विद्यालय की संरचना दिव्यांग अनुकूल होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताइए। दूसरी ये कहती है कि जैसे रैंप, लिफ्ट, आईसीटी सुविधाएं, यानी आपको मैं बात करूं कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है विद्यालय के अंदर तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को हम समावेशी शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा हमारे सामने क्या बात है, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। अध्यापक जो होते हैं उनको प्रशिक्षण ही नहीं मिल पा रहा है, वो उनको इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे उनको शिक्षा दी जाए। उनको लिए उनको अलग अलग टाइम पे, निश्चित टाइम पे प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तब जा करके संवेदनशीलता उसमें क्या है, बढ़ेगी। और अगर उसमें संवेदनशीलता नहीं बढ़ेगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा उसमें दी जा रही है। तीसरा हमारे सामने और पॉइंट बताता हूँ आपको, अभिभावकों और समुदाय को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अगर अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, समुदाय के लोग जागरूक नहीं होंगे, तो वो कैसे बच्चों को समावेशी शिक्षा दे सकते हैं। अगर उनको जागरूक करेंगे तो वो बच्चों की शिक्षा में दिलाने में क्या करेंगे, शिक्षकों का सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। चौथा सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति लचीली होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपने मूल्यांकन को कठोर बना दिया है, पाठ्यक्रम को कठोर बना दिया है, तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिसमें सभी बच्चे अपनी क्षमताएं के अनुसार सीख सकें। पांचवा मुद्दा है कि वित्तीय संसाधनों को पर्याप्त और पारदर्शी उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा को अधिकार मानकर प्रत्येक बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाए तथा समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यानी समाज में समानता, न्याय की स्थापना को पूरा कर सके, ऐसा लक्ष्य अगर नहीं होगा तब तक मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जा सकती है, समावेशी शिक्षा जो वहाँ पे दी जा सकती है। चलो, अगला प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है। आईसीटी का महत्व पूछा है यहाँ पे। देखो, मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर देती है जो आपकी जो समावेशी शिक्षा जो आईसीटी है वो, और पूरा माध्यम बताती है टेक्नोलॉजी का समावेशी शिक्षा में किस प्रकार बढ़ावा देना है। तो देखो, आईसीटी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। हाँ, बिल्कुल मानते हैं हम। समावेशी शिक्षा आईसीटी का एक महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उसके लिए स्क्रीन रीडर होते हैं, ऑडियो बुक्स होते हैं, ब्रेल डिस्प्ले उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। और श्रवणबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा है, सॉफ्टवेयर है, सब टाइटल है, वीडियो सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। और स्पीच डिफेक्टिव बच्चों के लिए यानी स्पीच थेरेपी ऐप हो सकता है, भाषा सॉफ्टवेयर उपयोग में लेकर के उसको पढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आईसीटी बच्चों की गति और सूची के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करती है।
इससे शिक्षक भी कक्षा को अधिक रोचक और सुलभ बना सकते हैं। और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में आईसीटी आधारित ऑनलाइन शिक्षा ने भी कई बच्चों को शिक्षा में जोड़ने की मदद की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है जो दे सकते हैं आईसीटी के आधार पे, अपन टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो आप मान सकते हो कि इस आधार पे हाँ, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसमें हाँ आईसीटी आपको पता होना चाहिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमें क्या क्या देती है। तो अपने को इस बात के बारे में पता होना चाहिए, तब जा करके हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर का देख ही रहे हो कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सीधे बच्चों के साथ कार्य करना, केवल ज्ञान प्रदान नहीं करना बल्कि बच्चे के अंदर व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उसमें अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षकों को धैर्य, सहानुभूति, लचीलापन दिखाना पड़ता है, इन सब के लिए उसके अंदर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आधार पर भी लिख सकते हो। ये अगला प्रश्न एक है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर नोट लिखना है। मैं आपको सरल सरल शब्दों में थोड़ा थोड़ा बातें बताऊंगा, समावेशी शिक्षा क्या है, विशेषता क्या है उनकी, है ना, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इन चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं विशेषता बताना चाहूँगा आपको। देखिएगा, विशेषता आप समझिएगा कि समावेशी शिक्षा की विशेषता सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल ऑफ फॉर ऑल, यानी हम कह सकते हैं कि सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा देनी, ये सब चीज़ें प्रावधान लागू हैं। दूसरा कौन कौन से विभिन्न विभिन्नताओं को पहचान और समायास होना चाहिए उसमें। बात करें कि विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों को स्वीकृत एवं समर्थ होना चाहिए। शिक्षा एवं मौलिक अधिकार उनके पास होना चाहिए। भिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन और विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन और प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मात्र आसक्त बच्चों को शिक्षा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नज़दीकी संबंध, ये बहुत सारे मुद्दे आप लिख सकते हैं। दूसरी आवश्यकता और महत्व क्या क्या, तो शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए, कर्म खर्चीला होना चाहिए, मानसिक विकास उसमें होना चाहिए, है ना, सामाजिक मूल्यों का विकास उसमें होना चाहिए, समानता का सिद्धांत ये कहता है, प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, ये सब चीज़ें अपन को देती है। अगला प्रश्न कि समावेशी शिक्षा में भारत के विकास को समझाइए। समावेशी शिक्षा में भारत के विकास को पूछा है तो आप बहुत सारे कारण दे सकते हैं। कोठारी कमीशन के बारे में बता सकते हैं आप। कोठारी कमीशन आप जानते हो कि 1964 और 66 के बीच में आया था, तो आप लिख सकते हो। आई थिंक मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि 95 के अंदर ये कोठारी कमीशन जो आया था, ये प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक स्तर पे और बालकों को समावेशी समूह को शिक्षण में सफलता पर निर्भर रखने के लिए बहुत सारी बड़ी बातें की थी। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें। एक आपकी जो एनईपी है, जो आपकी एनईपी है वो आपकी क्या कहती है, जो 2020 है या 1992 के अंदर जो एनईपी आई थी, राइट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो इस आधार पे अपन यहाँ से प्रश्न लिख सकते हो। यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ पे दी गई, तो यहाँ से आप समझ करके बहुत सारी चीज़ों का उत्तर है जो प्रत्युत्तर दे सकते हो। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि समावेशी प्रतिमानों का वर्णन करना। प्रतिमान कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रतिमान का आधार पे आप उसमें देखें। एक तो उसमें क्या है कि प्रतिमान का मतलब मॉडल, है ना, तो पूर्ण समावेशी प्रतिमान कौन हो क्या हो सकता है, उसमें दल शिक्षण प्रतिमान क्या हो सकता है, तो बहुत सारे मुद्दे उसमें आते हैं शामिल। एक प्रश्न आपके सामने और बताना, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी क्या है और आरटी जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की भूमिका में स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर से आप आईसीटी की सूचना क्या है, सूचना का मतलब इन्फॉर्मेशन शब्द का विभिन्न तरीकों में प्रयोग किया जा सकता है ना। दो शब्द आंकड़ा, डाटा, सूचना का प्रयोग किया जा सकता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़े कोई भी तथ्य या फैक्ट हुई अवलोकन, अवधारणा यानी ऑब्जर्वेशन और अवधारणा, नाम, समय, तय, तिथि, भार, मूल्य, ये सब चीज़ों को आप कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप समझ सकते हैं। आईसीटी की अर्थ क्या निकलता है ना, मीनिंग और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कहती है आपको, वहाँ से भी आप इस बातों को समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और सूचना की इंफॉर्मेशन की क्या विशेषता हो सकती हैं, क्या उनके वैल्यूज हो सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं। तो देखो, उपलब्धता हो सकती है, उपयुक्तता, समयबद्धता, संपूर्णता, प्रस्तुतिकरण, ये सब के सब, और उनके स्तर क्या हो सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, तब जाकर के आप अपने पेपर में सब बातों को लिख सकोगे।
इनकी आवश्यकता और मुद्दे। अगला प्रश्न और है, समावेशी शिक्षा संबंधित विधायन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप पूरी बातों को है जो समझ सकते हैं। RTO 2016 एक अधिनियम है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति 2006 की विशेषताएं यहाँ से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपने की पूरी संभावना। मैंने कहा था ना कि मैंने अब तक 2 पेपर बताए आपको, और दोनों पेपरों में से 10-10 प्रश्न हूबहू आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे नंबरों की, और आप कह सकते हो 3 घंटे में लिखने का मटेरियल जो आपके पास है वो इस क्लास से आपको मिलता रहता है। तो आप क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल ही रही हैं। तो बहुत आसान भाषा में मैं बहुत सारे प्रश्नों को सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। आज बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिनको सीरीज समझने में दिक्कत आती है या सीरीज पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत आती है, वो भाषा नहीं समझ पाते हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि आपके पास लिखने का जो मटेरियल है वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो आराम से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगला, समावेशी शिक्षा में NGO की भूमिका क्या हो सकती है। बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारी बातें दे सकती हैं। आप लिख सकते हैं, अपने मन के विचारों से भी लिख सकते हैं कि जो अभिभावकों से जुड़ करके बच्चों को विद्यालय से भेजना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। बहुत सारे NGO सिस्टम ऐसे चलते हैं, NGO द्वारा बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध करवाना और उनको बहुत सारे मॉडल और ICT के बहुत सारे उपकरण उपलब्ध करवाना, ये सब NGO के तहत भी होता रहता है। RT अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा, यार बहुत सारी चीज़ें मैं पीछे यही तो चर्चा कर रहा था अभी पूरी क्लास के अंदर, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप तो समझ गए होंगे इस बात को। दूसरी, समावेशी शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आप पढ़ करके जाएं। दूसरा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ये भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलें, इसको भी आप पढ़ के जाएं निश्चित तौर पर। बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और ये समावेशी समुदाय की भूमिका पर चर्चा करना है, ये तो कोई खास बात नहीं है। अगला प्रश्न आप देखो, RT 2009 के अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। आराम से आप बता सकते हो, 25% सीटों पर आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए आपका RT के अंदर ये नियम चलता है, और निजी विद्यालयों के अंदर ये निर्धारित है कि 25% जो सीटें हैं वो अन्य पिछड़े वर्ग बालकों के लिए, आर्थिक स्थिति कमजोर बालकों के लिए आरक्षित रहती हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में भी आप अपने बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हो, RT कहती है आपकी 2009। और भी ये देखो, समावेशी शिक्षा में NGO के द्वारा नवाचारों का वर्णन कर सकते हो, बहुत सारे मोबाइल ऐप तैयार करके और फलाना डिमका करके बहुत सारी चीज़ों आप लिख सकते हो। बहुत सारे विचार आपके अगर वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठे रहो तो दिमाग आपका चलता ही रहता है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान, ये क्या है। सर्व शिक्षा अभियान आपका जो है वो देखो, आपका ऐसे ऐसे सब के लिए शिक्षा, ये क्या कहता है, 1990 में आया था ये। सर्व शिक्षा यानी सर्व शिक्षा ज्ञान और समग्र शिक्षा अभियान, और आपका एक जो रमसार समसार, ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसके आधार पे आप बहुत सारी बातों को कर सकते हैं। समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आई भी हैं। और भी मैं आपके बीच में बहुत सारे प्रश्न जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य ये इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पढ़ के जाइए भैया। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न आने की पूरे चांस है, इसलिए आप निश्चित तौर पे इन प्रश्नों को पढ़ करके जाएं, और ये प्रश्न आपको वास्तव में मिलेंगे वहाँ पे देखने को। और फिर मैं आपकी बात करूँ कि एक असाधारण बालक से क्या तात्पर्य है। तो असाधारण यानी बालक होते हैं उनसे क्या क्या तात्पर्य, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ये तो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, एक साधारण बालक नहीं होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आप भी यहाँ से उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। मानसिक रूप से मंद बालक कौन कौन से होते हैं, तो जिसके IQ लेवल आप जानते हो 70 से कम होती है, वो मानसिक लेवल से मंद बुद्धि बालक होते हैं। IQ लेवल जिनका 70 से कम होता है, बहुत मूड बालक की श्रेणी में आते हैं। हल्की और मध्यम गहरी समझ उसमें होती है, बहुत धीमी गति से सीखते हैं, बहुत बात आप लिख सकते हो उसमें, अधिगम विकारता उसमें रहती है। शारीरिक रूप में विकलांग बच्चों की क्या क्या विशेषता हो सकती है, बहुत सारी विशेषता हो सकती है। अब अंग भंग हो सकता है, पोलियो, सेरिबल पाल्सी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, गतिशीलता में कमी, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे के अंदर विकलांगता की कई बारी विशेषताओं को बताती हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूं श्रवण बाधित बच्चों की क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए भाषा श्रवण यंत्र, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें आ सकती हैं उसमें। दृष्टि बाधित बच्चों को शैक्षणिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें तो अपन बात करेंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न उनकी मैं बात ही कर रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हो पूरी चीज़ों को रोक करके। और क्लास मुझे लगता है कि बड़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है कि ये सब बातें आपके दिमाग से ऊपर से जाने लग गई हैं। कोशिश करता हूं कि ये प्रश्न जो मैंने दिए हैं सब सीरीज़ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिन्होंने सीरीज़ नहीं खरीदी और अंतिम समय में उसके पास कोई पढ़ने का मटेरियल नहीं है, वो यहाँ से पढ़ करके जा सकता है। और बहुत आसान शब्दों में, अगर आपको इस पूरी PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इनका टेलीग्राम से पूरा का पूरा PDF भी प्राप्त कर सकते हो। निश्चित तौर पर आपको ये पूरी PDF है जो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो प्रश्न दे रखे हैं, जहाँ से आप प्रश्नों को भी देख सकते हैं। देखो, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, शिक्षकों को प्रशिक्षण का महत्व को ये देना इम्पोर्टेंट है। आईसीटी समावेशी शिक्षा में आईसीटी का महत्व यहाँ से ही इम्पोर्टेंट है। और समावेशी शिक्षा क्या है इसको भी आप देख सकते हो, समावेशी भारत में विकास को समझा सकते हो। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से समझा सकते हो और समझ सकते हो। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ से आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। बाकी आपको मैंने 3 घंटे के लिखने का मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा कहाँ कहाँ से प्रश्न मैंने बताए दिए हैं। सीरीज़ आपके पास होगी और आप पढ़ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो चलो चलते हैं नई जानकारी के साथ और विशेष जानकारी के साथ और नई क्लास के साथ आपके बीच में मिलते हैं और अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और करते हैं आपसे बहुत बहुत राम श्याम और जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।